हेलो बच्चों, वेलकम। जिन्होंने पेड कोर्सेज को परचेज किया है उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। आपने भरोसा दिखाया और ये इस भरोसे को बरकरार रखते हुए मैं आज से आपको सभी वीडियोस आपको देता रहूँगा बारी बारी से। ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे हम कंडक्ट करेंगे टाइम आने पर। और अभी बेटा ये जो वीडियो जो होगी वो किस तरीके से होगी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बेटा हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर के कुछ पार्ट हो सकते हैं, 1 2 3 पार्ट, डिपेंड करेगा चैप्टर कितना बड़ा है। देन उसके बाद फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, जो इसके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं। अब आप बुक कोई भी ले सकते हो। साथ में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है एग्जाम में, और दूसरा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और इसके बाद फिर मैं आपको दूंगा यहाँ पर लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, फिर वो भी आपको देखने हैं। तो जैसे ही आप सभी पेड कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको फीस सबमिट करानी होती है। जैसे ही आप फीस सबमिट करा देते हो वैसे ही आपको बिजनेस स्टडी के आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं आपके मोबाइल पे। ठीक है, तो जैसे ही नोट्स आपको प्रोवाइड हो गए अब आप उस नोट्स से भी तैयारी कर सकते हो। वो नोट्स भी बहुत अच्छी हैं। देन जो चैप्टर कंप्लीट होगा वो अब वीडियोस में हुआ करेगा। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने फीस सबमिट कराई और आपने एक भरोसा दिखाया अपना, और उस भरोसे को हम बरकरार रखते हुए स्टार्ट करेंगे अपना एक पहला चैप्टर आज का बिजनेस स्टडी का क्लास 12 हिंदी मीडियम से चैप्टर है। देखो बुक अगेन जो मैं यूट्यूब पे जो पढ़ाता हूँ वो है बेटा आर.के. सिंगला, और आर.के. सिंगला से ही मैं आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊंगा। बट थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा उसमें। आज की इस वीडियो में जो हम कंप्लीट करेंगे, जो टॉपिक हमें यहाँ पे जो कंप्लीट करना है इस चैप्टर के अंदर, अगेन मैं कहूंगा देखो बेटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर, दोनों बेटा 16 मार्क्स के है। अगर आप उसको हाफ करोगे 8 नंबर का तो पहला चैप्टर है ही है। 9 का हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। डिपेंड करता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। वो हम बाद में चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर में जो हम करेंगे बेटा टॉपिक मैं आपको पहले गिना देता हूँ। तो टॉपिक हमारे पास 4 है टोटल इस चैप्टर के अंदर। प्रबंध के बारे में पूछा गया है, फिर प्रबंध विज्ञान कला पेशा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा सारे हैं, प्रबंध के स्तर और उसके कार्य। और देन लास्ट में जो आ जाता है बेटा वो आ जाता है समन्वय कोऑर्डिनेशन। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मैं आपको डायरेक्ट बुक की तरफ लेके जाता हूं और फिर हम वो देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है कि प्रबंध होता क्या है, बट उससे पहले हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आज आपको उससे पहले एक टॉपिक समझाता हूं कि बेटा ये चैप्टर की स्टार्टिंग हुई कैसे। तो अगर हम बात करें बच्चे एक पर्सन की जिसका नाम है राम, इसको चाहिए मोबाइल। तो आवश्यकता जो है इंसान की वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लोगों को मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए डेली यूजेस में। आप बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करते हो, आप अपने आसपास देख सकते हो। बट क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी सारे प्रोडक्ट जो वो यूज करता है वो खुद बना सके? नॉट पॉसिबल। तो मान के चले कि ये मोबाइल बनाने के लिए, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है क्योंकि अकेला आदमी नहीं बना सकता। तो मान के चलो ये 5 लोग मिलकर उसको बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं लोगों का समूह, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बात तो आपको समझ में आ गई कि लोगों की जरूरतें हैं वस्तुओं को लेकर, उनको वस्तुएं चाहिए और वो वस्तु बनाने के लिए एक आदमी काफी नहीं है, आपको ग्रुप चाहिए होगा लोगों का। अब ये जो ग्रुप जो होता है क्या ये अकेला सक्षम है इसको प्रोड्यूस करने में, इसका उत्पादन करने में? तो आप कहोगे कि नहीं भाई, समूह के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। वो क्या? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इन सभी के माइंड में जो गोल है वो एक्सप्लेन क्लियर करके होना चाहिए। दूसरा, इनको किस तरीके से काम करना है आगे चल के उसकी योजना बनी हुई होनी चाहिए। आप पहले से प्लानिंग करके रखते हो तो काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि देखो ये सिर्फ समूह में ही प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। एक अकेला आदमी अपने मर्जी से काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है,
लेकिन जब आप ग्रुप के साथ काम करते हो तो यहाँ पर आपको टीम वर्क चाहिए, और टीम वर्क के लिए उनका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, प्लानिंग हो जानी चाहिए उनके कामों की, कामों का बंटवारा सही होना चाहिए। भाई इसको पता होना चाहिए कि काम क्या करना है, सेम इसको भी पता होना चाहिए कि भैया इसका काम क्या है। अगर ये हम क्लियर नहीं करेंगे तो ये उत्पादन नहीं हो पाएगा, ये प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या कोई भी उद्देश्य आपका वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और साथ में अधिकार और दायित्व की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। व्याख्या से मेरा मतलब है कि हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि भैया उनके अधिकार क्या हैं, उनके पास पावर क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो ये दायित्व और अधिकार ये क्लियर होने चाहिए। इस आदमी को पता होना चाहिए कि भैया मेरे पास अधिकार क्या है और उनका यूज मुझे क्या करना है। दूसरी बात कि अगर इनको जो काम दिया गया है अगर नहीं पूरा होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आदमी की होगी, ये बात इनमें सभी को पता होनी चाहिए अपनी अपनी। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना। ये सभी मिलकर काम करेंगे तो प्रोडक्शन हो पाएगा, तब मोबाइल बन पाएगा। लेकिन अगर इन सभी का काम एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अगर काम को नहीं किया जाएगा तो आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करो वो पूरा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आप क्रिकेट मैच का ले सकते हो। एक टीम में 11 लोग होते हैं। अगर सभी लोगों का जो गोल है वो मैच जीतना होता है, ठीक, तो जो बॉलर होता है वो उस हिसाब से बॉल डालता है, जो फील्डर होता है वो अच्छी फील्डिंग करता है, और जो बैट्समैन होते हैं जब बैटिंग आएगी तब वो अच्छी बैटिंग करते हैं। इन सभी का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर ये अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे तो मैच वो हार जाएंगे, मतलब कि अपना उद्देश्य वो अचीव नहीं कर सकते। तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि जैसे जैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ती गई, उनको प्रोडक्ट चाहिए बहुत सारे, वो प्रोडक्ट अकेला वो इंसान नहीं बना सकता, तो उसको पूरा ग्रुप चाहिए होता है, और ग्रुप के लिए आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी बहुत जरूरी है। अब बात आ जाती है कि ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता कौन है, तो बेटा ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है अपना प्रबंध, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये सारी चीजें क्लियर की जाती है कि भैया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उद्देश्य क्या होगा, आपकी प्लानिंग कैसे कैसे की जाएगी, काम का बंटवारा किस तरीके से होगा, अधिकारों को कैसे कैसे देना है, दायित्व किसके क्या होंगे, लोगों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको प्रबंध में, मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक बेटा कवर करेंगे बच्चे, वो टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर का प्रबंध की अवधारणा, जिसमें अवधारणा, उद्देश्य और महत्व ये कवर होगा आज की वीडियो में, ठीक है। और आई थिंक ये इतना टॉपिक काफी है आज की इस वीडियो में। धीरे धीरे पढ़ेंगे बट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब केस स्टडी जब आपके सामने आए तब आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें, अवधारणा को छोड़ देते हैं क्योंकि अवधारणा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हमेशा जो ये इंपॉर्टेंट होगा बेटा वो होगा प्रबंध की परिभाषा या विशेषता। अगेन बेटा जो मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा आप उस नोट्स से भी याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा उसके अंदर। लेकिन अगर फिर भी अगर आप यहां से भी याद करना चाहो तो अगेन मोस्ट वेलकम है बेटा। जहां से भी याद करूं बेटा सिर्फ एक ही बार याद करना और उसी को पूरे साल भर याद करते रहना। आंसर अपना चेंज करोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, ठीक है। गारंटी तो इतना मैं कह सकता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आप वो भी अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो बेटा डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने फीस सबमिट करा के अपना भरोसा अगर दिखाया है, तो मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि आपको इतने अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊंगा कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। और केस स्टडी की जो प्रॉब्लम है ना बेटा वो तो यूं हवा में उड़ जाएगी आपकी। तो सबसे अच्छा जो टॉपिक जो मुझे डेफिनेशन जो मुझे लगता है वो लगता है FW टेलर की, जो लिखा है प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। बेटा अगेन अगर मैं फिर से एग्जांपल लूं तो पहला पॉइंट क्या बोला है, आप क्या करवाना चाहते हैं। तो बेटा एक बात बताऊं, ये जो ग्रुप था आप इनसे क्या करवाना चाहते हो, मोबाइल बनवाना चाहते हो। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे क्या लिखा है, और इसके बाद यह देखना कि वह इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययिता पूर्ण विधि से करें। सर्वोत्तम और मितव्ययिता पूर्ण का मतलब बेटा ये हो जाता है कि कम से कम समय में करें, और मितव्ययिता पूर्ण का मतलब हो जाता है बेटा कि कम से कम लागत में करें, या आप कह लो कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल तक यूज कर सके, ठीक है, जिससे हम कहते हैं संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करना।
ठीक। तो F.W. टेलर की बेटा ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन एक डेफिनेशन जो मुझे और अच्छी लगती है बेटा वो है कॉन्टेक्स्ट की। आप इनमें से कोई भी एक याद कर सकते हो, प्लस जो नोट्स में दिए उनमें से। तो 3 डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, आपका मन जिसमें करे बेटा उसमें याद कर लेना। जब टेस्ट हुआ करेगा तब आपका मैं आंसर चेक करूंगा बेटा कि आपने क्या लिखा उसके अंदर, क्या कमियां हैं आपके आंसर में, वो मैं आपको नोट डाउन करके आपको बताया करूंगा। प्रबंध औपचारिक रूप से, औपचारिक का मतलब होता है बेटा ऑफिशियली, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, मैंने कहा था एक आदमी उत्पादन नहीं कर सकता तो अन्य व्यक्तियों, तो यहाँ पे व्यक्तियों का पूरा समूह आ जाता है, व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य को करने तथा करवाने की कला है। ठीक है। अगर मैं और डीपली अगर बताऊं बेटा तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये जो ग्रुप है बेटा, तो इनके ऊपर भी एक आदमी बैठा होता है जो इनसे काम करवाता है, जिसको आप बोलते हो प्रबंधक। ये क्या हो जाता है आपका, प्रबंधक हो जाता है। क्लियर। ये इनको बताता है भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अच्छा, अब बात आ जाती है अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, वो आ जाता है बेटा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता। यहाँ पर बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभावपूर्णता का मतलब होता है समय से, कि कितने समय में वो पूरा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रभावपूर्णता। कुशलता का मतलब होता है कम पैसों में, कितने पैसों में। ठीक है। तो प्रभावपूर्णता के बारे में बेटा देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। हो सकता है डिफरेंशिएट करने को आ जाए, एज इट इज क्वेश्चन आ जाए बेटा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा सबसे पहले मीनिंग है, क्या लिखा है, प्रभावपूर्णता मैंने क्या कहा था, समय को लेकर होता है बेटा। इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना आए। जब आप प्रभावपूर्णता की बात करते हो तो आपको यहाँ पे टाइम इफेक्टिव होना चाहिए, कि काम समय पे पूरा हो। आपका जो मेन फोकस होता है वो होता है किस पे, समय को लेकर, कि मैंने जो आपको काम दिया है, जैसे मोबाइल बनाने का काम दिया है, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा कि भैया उस मोबाइल को मैं दिए हुए टाइम के अंदर पूरा कर दूं। पैसा कितना भी लग जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कुशलता की, तो कुशलता में बताया गया है कि इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। बात समझ में आ रही है, न्यूनतम लागत पर बेटा पूरा करना होगा। यहाँ पर कीमत आपको ध्यान में रखनी होती है। तो जो कुशलता पूर्वक जो लोग काम करते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा होता है कि भाई समय जितना मर्जी लग जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसा ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य होता है समय पर काम को पूरा करना, और इसका उद्देश्य होता है कि लागत का लाभ मिलना आपको, मतलब कम कीमत पर। अगर आपकी कीमत कम होगी तो इसका मतलब आपने कीमत पर जीत हासिल कर ली, आपने लागत का लाभ आपको मिल गया उसमें। अगर मेन ऑब्वियसली बात है बेटा, मेन कंसिडरेशन मुख्य केंद्र जैसे यहाँ पे है वैसे समय है, आपको पता है टाइम इफेक्टिव है, और ये आपकी लागत इफेक्टिव है, मतलब कीमत कम से कम हो बेटा। ओके क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बेटा बात करें तो बात आ जाती है बेटा प्रबंध की विशेषता। ध्यान रखना कि डेफिनेशन में ही उसकी विशेषता आ जाती है। तो लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको विशेषताएं कितनी दे रखी है, एक से लेके आपको बेटा 6 पॉइंट तो यहाँ दे रखे हैं, 7वां पॉइंट बेटा दे रखा है लास्ट में। बच्चे देखो ये है 7वां पॉइंट। मेरा हमेशा से बेटा ये मानना है, और मैं आपको भी ये बताता हूँ, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है और बहुत बच्चों के बेटा मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, और मेरा उनको यही कहना होता है, और आपको भी मैं यही कहूंगा कि बेटा जितना कम आंसर लिखो उतना अच्छा, बट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। आप राम कहानी लिखोगे बेटा उसके मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान रखना। एक्सप्लेन करो, 3 लाइनों में एक्सप्लेन किया इनफ है, 2.5 लाइनों में किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 5 लाइनों में 6 लाइनों में चले जाओगे एक्सप्लेन करने में, तो बेटा वो आपकी बेवकूफ़ी है, टाइम आपका वेस्ट होता है वहां पे। तो विशेषता की अगर हम बात करें तो भाई प्रबंध कैसा है, तो विशेषता के बारे में बेटा मैं आपको समझा देता हूँ। विशेषता का मतलब ये हो जाता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी क्लास में कोई आदमी है, कोई बच्चा है, नाम उसका है श्याम, ठीक है, और रंग से काला है और वो तेज दौड़ता है, पढ़ने में भी अच्छा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई उसकी विशेषता बताओ, तो अब यही सारी चीजें उसकी विशेषता में बताओगे। विशेषता का मतलब क्या है कि वो दूसरों से अलग क्या है भाई उसके अंदर। तो आप कहोगे कि भैया कि वो पढ़ता बहुत अच्छा है सर, तो ये उसकी विशेषता है, राइट। या उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है दूसरों से, तो ये उसकी विशेषता हो जाती है। इसी तरीके से प्रबंध की भी अपनी एक विशेषता होती है बेटा।
तो पहला पॉइंट है प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। देखिए मैनेजमेंट जब हम करते हैं, मैनेजमेंट बेटा किस चीज का करना है, प्रबंध किस चीज का करना है बेटा, प्रबंध करना है बेटा इन कामों का, इन सब चीजों का आपको प्रबंध करना है। तो प्रबंध देखो पहला ही पॉइंट है बेटा उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। तो बेटा प्रबंध का सबसे मेन काम जो होता है बेटा वो होता है उद्देश्य। अगर उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध किस चीज का करोगे। एक एग्जांपल देता हूं, आपके स्कूल में पिकनिक पे जाना है बच्चों को स्कूल के थ्रू, तो आपका गोल सेट हो गया स्कूल में कि भैया स्कूल वालों को सेट किया है गोल कि हमें भाई पिकनिक पे लेकर जाना है, तो उसी के इर्द गिर्द सारी तैयारियां स्टार्ट होगी, राइट। तो अगर उद्देश्य ही नहीं होगा तो आप प्रबंध किस चीज का करोगे, राइट। प्रबंध करने का मेरा मतलब क्या है कि चीजों को बेटा एक साथ लेके आना ताकि आपका उद्देश्य पूरा हो सके। तो जब आप काम करोगे तो काम तो भैया तैयारियां तो तभी करोगे ना जब आपके पास एक उद्देश्य होगा। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो आपका मेन जो मोटिव होगा दिवाली के दिन वो क्या होगा कि दिवाली को सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट करने के लिए फिर आप क्या करोगे, सफाई करोगे, मिठाइयां लेकर आओगे, नए कपड़े लेकर आओगे। तो ये सारे जो काम हो रहे हो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक गोल है क्या कि दिवाली सेलिब्रेट करनी है। तो तभी आप सारी चीजों का प्रबंध कर रहे हो, मतलब घर को साफ कर रहे हो, कपड़े लेके आ रहे हो बेटा नए नए, मिठाइयां लेकर आ रहे हो, पटाखे लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। अंदर क्या लिखा है बेटा वो देखते हैं। प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होता है। भाई संगठन से मेरा मतलब है यहाँ पे कंपनी, कोई भी कंपनी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही स्थापित होगा। आप किसी भी कंपनी को ले लो बेटा, उनका कोई ना कोई मोटिव होगा। किसी का मोटिव हो सकता है बिजनेस मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करना, बनाए रखना। किसी कंपनी का मेन मोटिव हो सकता है प्रॉफिट अर्न करना, या किसी कंपनी का मेन मोटिव हो सकता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है। अब ध्यान रखना कि सभी संगठन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। जैसे एक स्कूल का उद्देश्य हो सकता है कि उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। या किसी कंपनी का उद्देश्य हो सकता है अधिकतम लाभ अर्जित करना। अब बेटा ध्यान रखो ये वाली बात कि आंसर आपको कहां तक लिखना है, ठीक है। आंसर बेटा आपको लिखना होता है यहां तक जहां तक मैंने आपको पढ़ के बताया। प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होता है। सभी संगठनों के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं। जैसे एक स्कूल का उद्देश्य उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना तथा एक कंपनी का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना हो सकता है। दैट्स इट बेटा, यहीं तक आंसर लिखोगे। एग्जाम में इससे ज्यादा आंसर मत करना, इससे ज्यादा एक्सप्लेन मत करना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रबंध सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है हर जगह होना। देखो प्रबंध का मेन मोटिव पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रबंध का मतलब होता है काम चीजों की व्यवस्था करना। आपका जो मोटिव है, आपका जो गोल है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, उन सभी को इकट्ठा करना। कितने लोग चाहिए उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको फिर ये बताना कि भैया तुम्हें क्या करना है, कब करना है, किस समय करना है। ये सारी चीजें होती है बेटा प्रबंध करना, ठीक है। अब इसका प्रबंध सर्वव्यापक है। अगर आप ध्यान दो तो प्रबंध भाई सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो व्यावसायिक क्रिया हो चाहे वो गैर व्यावसायिक क्रिया हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मान के चलो भैया आपके घर में आपकी मम्मी काम करती है, खाना वाना बनाती हैं, तो वो भी एक तरह का प्रबंध करती हैं। कैसे, देखो उनको पता है कि भाई सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें चाय बनानी होगी, नाश्ता बनाना होगा। तो नाश्ता बनाने के लिए और चाय बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए होती है वो एक रात पहले ही सारी चीजें इकट्ठा करके रखती है, या मॉर्निंग में दूध आ जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ कि आपकी मम्मी ने भी प्रबंध किया ताकि उनका जो गोल था आपको स्कूल भेज देना नाश्ता करा के, वो अचीव हो सके, राइट। तो सुबह सुबह मम्मी जो काम करती है वो भी एक प्रबंध का ही एक रूप होता है। अंदर क्या लिखा है बेटा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या है। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता अथवा शून्य बचता है। ये बेटा आपको नहीं लिखना, ध्यान रखो। ये वाली लाइन नहीं लिखनी क्योंकि ये आपको याद नहीं होगी, इसको हटा दो। इस लाइन को नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहां से। यहाँ किसी क्रिया का अर्थ व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक सभी प्रकार की क्रियाओं से है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा बेटा, आपको यहाँ पे लिखना होगा कि प्रबंध की आवश्यकता सभी व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक सभी प्रकार की क्रियाओं में होता है। बाकी नोट्स में मैं आपको दे रखा है, आप चाहो तो नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हो बेटा। लेकिन अगर यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे आप
प्रबंध की आवश्यकता व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक सभी प्रकार की क्रियाओं में होती है। यदि इन क्रियाओं का प्रबंध ना किया जाए तो परिणाम असफलता होगी। क्या कहा बेटा? क्रियाओं से मेरा मतलब क्या है? सामान इकट्ठा करना। अगर आपकी मम्मी आटा नहीं ला पाए रात के टाइम पे, जैसे मॉर्निंग में आपको स्कूल जाना है, तो भाई रात को ये तो कंफर्म करना ही होगा कि भाई आटा इतना हो कि सुबह आपके लिए पराठे बन सके, रोटी बन सके, सब्जी बन सके, है ना। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप इन सभी क्रियाओं को, इन सभी वस्तुओं का अगर आप प्रबंध नहीं करोगे, प्रबंध का मतलब क्या हुआ? लेके आना, इकट्ठा करके रखना उन्हें। अगर आप नहीं कर पाए तो एंड में क्या होगा? आपको असफलता मिलेगी। अगर आप आटा नहीं ला पाए, अगर आप सब्जी नहीं ला पाए रात को, तो मॉर्निंग में क्या आपको नाश्ता मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप असफलता का सामना करोगे। इसका अर्थ हुआ सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, अतः प्रबंध सर्वव्यापक है। तो यहाँ पे बेटा मेन मोटा पॉइंट ये था कि चाहे व्यावसायिक हो चाहे गैर व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक से मेरा मतलब है वो सारी चीजें जहां पर आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो नॉर्मली आपके समाज में होती है, आपके घर में होती है, वो सभी गैर व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो सभी जगह आपको देखने को मिलेगी बेटा सर्वव्यापक। तो यहाँ पे मैंने बेटा आपको बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा आपको। पहली वाली लाइन आपको नहीं लिखनी। नोट्स को प्रेफर करना चाहो तो वो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं बेटा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है उसके अंदर। अब लिखा है बेटा प्रबंध बहुआयामी है। ये बेटा अलग से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना बेटा। ये अलग से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रबंध बहुआयामी है कैसे, समझाइए। तो बहुआयामी का मतलब होता है कि कितने आयाम में, कितने डायमेंशन में काम करता है या कितने सेक्टर में काम करता है। तो भाई प्रबंध का मतलब होता है जुटाना, सामानों को जुटाना। तो जुटाना किस किस को है बेटा? काम का प्रबंध करना कि भाई कौन कौन सा काम करना है, कैसे कैसे काम होगा। जैसे विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, अस्पताल में रोगियों का इलाज करना और कारखाने में उत्पादन करना। तो काम क्या है बेटा? सबसे पहले तो आपको कामों की लिस्ट बनानी होगी। तो उसको जब आप लिस्ट बनाओगे ना बेटा काम की, उसको बोलते हैं काम का प्रबंध करना। आप पूरा बेटा एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। लोगों का प्रबंध करना, भाई ऊपर जो आपने काम बताए थे, लिस्ट बनाई है कि आपको उत्पादन करना है या आपको एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है, तो उसके लिए भाई लोग भी तो चाहिए। फिर आपको क्या करना होगा? लोगों का प्रबंध करना होगा। अब देखो जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आज भले ही कितना तकनीकी विकास हो चुका है, लेकिन लोगों से काम करवाना अभी तक प्रबंध का मुख्य कार्य है। प्रबंध के समक्ष लोगों से संबंधित दो मुख्य मुद्दे हैं। विभिन्न आवश्यकताओं एवं रुचियों वाले लोगों से व्यवहार करना, लोगों से एक समूह के रूप में व्यवहार करना। प्रबंध को इन दोनों मुद्दों का सामना करते हुए लोगों की संगठन के उद्देश्य प्राप्ति में भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। बेटा आपको लिखना क्या है, ध्यान रखो। अगर नोट्स को प्रेफर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं तो यहीं से लिखूंगा, तो बेटा आपको ये लिखना है, ये आज भले ही कितना तकनीकी विकास हो चुका है, लेकिन लोगों से काम करवाना अभी तक प्रबंध का मुख्य कार्य है। दैट्स इट। इसके आगे की लाइनें बेटा आपको नहीं लिखनी, ठीक है? यहां तक लिखना है बेटा बस, इससे आगे नहीं लिखना होगा आपको, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे बेटा ये बताता हूं कि आप एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे। आप जितना एक्स्ट्रा लिखोगे बेटा आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो उसमें, और मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इससे ज्यादा लिखोगे कोई बेनिफिट नहीं है। परिचालन का प्रबंध, भाई देखो काम का आपने लिस्ट बना ली, लोगों को भी लगा दिया, ठीक है, लोगों का प्रबंध कर लिया आपने। अब बात आती है इन लोगों से वाला काम करवाना, इसको हम बोलते हैं परिचालन का प्रबंध करना, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे अब आपको क्रियाओं को क्या कहते हैं प्रोसेस में लेकर आना होगा, आपको लोगों से काम करवाना होगा। इसको हम बोलते हैं परिचालन का प्रबंध। एक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक परिचालन अथवा क्रियाएं करनी होती हैं, जैसे उत्पादन करना, क्रय करना, विक्रय करना, वित्त करना, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग करना, अनुसंधान एवं विकास मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि। प्रबंध की आवश्यकता इन क्रियाओं को कुशलता एवं प्रभावपूर्णता, आगे ना बेटा बात वही कुशलता और प्रभावपूर्णता। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कुशलता का मतलब हो गया कम कीमत में, प्रभावपूर्णता का मतलब होता है टाइम पर पूरा करवाने से होता है। तो वही मैंने आपको बताया था कि लोगों से आप काम करवाना, इसको परिचालन का प्रबंध कहेंगे। आप पूरा लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं सर ज्यादा हो गया, तो बेटा लास्ट वाली लाइन लिख देना, काम चल जाएगा। प्रबंध की आवश्यकता इन क्रियाओं को कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से पूरा कराने के लिए होती है। दैट्स इट। लास्ट वाली लाइन की पॉइंट है, ध्यान रखना, ये लास्ट वाली लाइन ही की पॉइंट है जो आपको लिखनी होगी।
ऊपर आपने भले ही ये वाली लाइन लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। बात आ जाती है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। बेटा देखो, सतत प्रक्रिया से मतलब होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से मेरा मतलब होता है कि एक ऐसा काम जिसको करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हो। अगर किसी काम को पूरा करने के लिए स्टेप बना सकते हो आप कि पहला स्टेप ये होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, तो उसको हम बोलते हैं बेटा प्रक्रिया। ध्यान रखना। तो प्रबंध भी एक तरह का क्या है बेटा, एक स्टेप वाली क्रिया है। अब जैसे अगर मैंने अभी इससे पहले जो आपको दिखाया था, उद्देश्य बनाना, योजना बनाना, कार्य का बंटवारा, ये भी तो बेटा स्टेप है। पहले ये कंप्लीट करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, तो सब मिलकर बेटा प्रबंध बना। तो जिस काम में आप स्टेप बना सकते हो, एक क्रम बना सकते हो, उसको हम बोलते हैं प्रक्रिया। क्लियर पॉइंट। अब इसमें लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार में कर लिया जाए, बल्कि यह एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। अब निरंतर से मेरा मतलब होगा बेटा बार बार करना। अच्छा एक बात बताओ, आपकी मम्मी बार बार काम कर रही है कि नहीं कर रही है? मॉर्निंग में जैसे आप डेली नाश्ता तैयार करती है, तो ये डेली का प्रोसेस हो गया बेटा, डेली का काम हो गया। तो जो काम आप बार बार करो, एक स्टेप वाइज में करो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा प्रक्रिया। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि कभी खत्म नहीं होती। प्रबंधक के कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये बेटा आपके चैप्टर के नाम है। निर्देशन, नियंत्रण की आवश्यकता लगातार होती है। एक प्रबंधक कभी नियोजन में तो कभी संगठन संबंधी क्रियाओं में व्यस्त रहता है। ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट वाली आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ बेटा प्रबंधक के काम क्या होते हैं। प्रबंध करने वाला, मैनेज करने वाला मैनेजर, राइट। तो मैनेज को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, प्रबंध। तो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रबंधक, राइट। तो उनका काम क्या होता है, नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है बेटा, कामों को किस तरह से करना है, इन सभी की प्लानिंग करना। संगठन का मतलब क्या होता है कि आप एक ढांचा तैयार कर लेते हो, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो पूरे बिजनेस का कि कितनी आपको पोस्ट चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। नियुक्तिकरण में क्या होता है कि जो आपने संगठन में जो आपने ढांचा तैयार किया था उनमें आपको लोगों को भर्ती करना होता है। जैसे आप लोगों को जॉब पे रख देते हो, देन फिर आप निर्देश देते हो, उनको डायरेक्शन देते हो कि भैया काम कैसे कैसे करना है, भैया करो इसे। और नियंत्रण का मतलब होता है आपको ये चेक करना होता है कि जो उन्होंने निर्देशन में काम करके दिखाया है उसका रिजल्ट जो आपने पहले से नियोजन में जो सोचा था, स्टैंडर्ड जो आपने तय किया था कि एक आदमी एक दिन में 100 यूनिट बनाएगा, तो क्या उसे निर्देशन में वो रिजल्ट आपको दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो भैया ये नियंत्रण का काम होता है, आपको ये चेक करना है कि उसने किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो बेटा आपको पता करना होगा कि विचलन क्या आया है, प्रॉब्लम क्या हुई है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो काम पूरा करवाना होता है। कोई भी दिक्कत आती है तो उसको ठीक करना होता है। तो बेटा यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। भाई मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि अगर आप मोबाइल फोन को भी अगर बेटा अगर आप बनाओगे, बच्चे अगर मोबाइल फोन को भी अगर आप बनाओगे तो इसको बनाने के लिए आपको लोगों का समूह चाहिए। और लोगों का जब समूह काम करता है तो उनमें बेटा हमें चाहिए होती कोऑर्डिनेशन, समन्वय, क्योंकि ये सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करे तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ये बात ध्यान रखना कि एक अकेला व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं की जो वस्तु है वो नहीं बना सकता, तो इसलिए हमें पूरा एक समूह चाहिए होता है उस काम को पूरा करने के लिए। लिखोगे क्या वो देखो। एक संगठन में संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाएं जैसे क्रय विक्रय, उत्पादन, वित्त मतलब फाइनेंस आदि की जाती हैं। ये क्रियाएं कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, बल्कि इन्हें अनेक व्यक्ति मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है। संगठनात्मक उद्देश्य की सफलता पूर्वक पूर्ति तभी संभव है जब वह सभी एक टीम के रूप में काम करें और अपने प्रयास को इस ढंग से कोऑर्डिनेशन में स्थापित करें कि सभी एक ही दिशा में चले। ठीक है, यहां तक आप लिख सकते हो, दैट्स इट। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तो काफी है बेटा। अगर अलग से 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, तो सामूहिक क्रिया का मतलब क्या हो गया कि संगठनात्मक या बिजनेस के जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको बहुत सारे काम करने होंगे। आपको सेल भी करनी होगी, परचेज भी करनी होगी, आपको प्रोडक्शन भी करना होगा, आपको फाइनेंस भी संभालना है। तो बेटा ये सारी चीजें कोई एक आदमी नहीं कर पाएगा, आपको लोगों का ग्रुप चाहिए। और लोगों का ग्रुप बेटा 2 तरीके से काम करेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। पहला कि वो एक टीम के रूप में काम करे, और दूसरा
वो अपने प्रयासों का मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, जो एफर्ट डाल रही है, उन सभी एफर्ट को इस तरह से डाले कि उनकी डायरेक्शन एक हो। मतलब डायरेक्शन एक का मतलब कि जो उद्देश्य है उसी तरह वो काम करें तो वो अचीव कर सकते हैं। तो प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं बेटा। अब बात आ जाती है बेटा एक ये कि ये गतिशील है, और दूसरा जो पॉइंट है बेटा वह है आपका कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। कैसे है बेटा? प्रबंध वह शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। ये बेटा लाइन परफेक्ट लाइन है। ये आप अगर लिखोगे तो आपके नंबर कट ही नहीं सकते। ये वाली लाइन बेटा परफेक्ट लाइन है बेटा इसकी। जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त किया जा रहा हो, भाई योजनाओं के अनुरूप का मतलब क्या है कि भैया आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। जब सारे के सारे काम जब आपकी योजनाओं के अनुरूप होंगे तब कर्मचारी खुश हो तो कहा जाएगा, तथा कर्मचारी खुश हो तो कहा जाएगा कि यहाँ का प्रबंध अच्छा है। भाई कर्मचारी तो खुश होगा ही होगा बच्चों, खुश क्यों होगा? एक बार बताओ, 5 लोग हैं, अब 5 लोगों को अगर आपने काम इक्वली बांट लिया तो कोई भी जो एम्प्लॉय है वो दूसरे को देख के जलेगा नहीं, उसके मन में ईर्ष्या नहीं आएगी। क्यों? भाई सभी को काम बांटे हुए हैं इक्वली राइट। तो जितना काम मैं कर रहा हूँ उतना ही काम सामने वाला कर रहा है, जो सैलरी मेरे को मिल रही है उतनी सैलरी उसको मिल रही है। तो ऐसे में जो कर्मचारी है वो खुश होगा कि भैया काम करने का टाइम भी फिक्स है और मुझे कितना काम करना है ये मुझे पहले से पता है, राइट। इसके अलावा अगर आप एक ऐसी कंपनी में चले जाओ जहां आपको यही नहीं पता कि पर डे आपको कितना काम करना है, आप बस लगे हुए बधों की तरह, तो क्या वहां पे कर्मचारी खुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बेटा आपको बस यहाँ तक लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो 6 पॉइंट बेटा आपके ये हो गए। अब बात आ जाती है बेटा इसके उद्देश्य की। उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट करके हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रबंध के उद्देश्य बेटा अगेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला उद्देश्य। किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें तो बेटा मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी अगर हम बिजनेस की बेटा बात करते हैं, ध्यान से देखिए जरा। ये बेटा बिजनेस है हमारा, मान के चलो ये हमारा बिजनेस है। अब बेटा अगर हम बात करते हैं इसके गोल क्या है, तो बेटा इसके गोल बहुत तरीके के हो सकते हैं। नॉर्मली 3 तरीके के माने जाते हैं। एक तो इनका खुद का, मतलब खुद कंपनी अपना देखेगी भैया मेरा गोल क्या है, अपना खुद का देखेगी। और दूसरा जहाँ पे वो काम कर रही है, तो बेटा ध्यान रखो कि जहाँ पे ये काम कर रहे हैं ना यहाँ पे सोसाइटी रहती है। यहाँ पे क्या रहता है बेटा? सोसाइटी रहती है यहाँ पे। तो भाई सोसाइटी के बीच में अगर कोई कंपनी काम करेगी तो भाई समाज के प्रति भी उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो उसके कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। और प्लस उसके बाद यहाँ से जो लोग निकल के जो जाते हैं, यहाँ से लोग निकल के जो जाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, बेटा इनके भी खुद के अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। तो 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव फेस करती है कोई भी कंपनी। एक अपने खुद के ऑब्जेक्टिव, दूसरा जिस सोसाइटी में रहती है वहां के, और तीसरा जो इस सोसाइटी से जो लोग जाते हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेटा। क्लियर पॉइंट? तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर बेटा क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे करना है, तो बेटा ये देखो आपके सामने है आंसर। संगठनात्मक उद्देश्य, इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। इसको हटा, इसकी कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं, इसको हटा देते हैं बेटा, ये मत पढ़ना, ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये टफ है और आप याद नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। संगठनात्मक उद्देश्य में बेटा आप क्या लिख सकते हो? संगठनात्मक उद्देश्य में आप लिख सकते हो, वैसे तो नोट्स में आपको दे रखा है, फिर भी अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? तो आपको ये लिखना होगा, ध्यान रखना कि आप ये लिखोगे, इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। ये जीवित रहना, लाभ एवं विकास से रिलेटेड होता है। या आप दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि प्रत्येक संगठन के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जिनमें वो अपने स्वामियों, कर्मचारियों, ग्राहक और सरकार के प्रति उत्तरदायी रहते हैं या उनको ध्यानपूर्वक अपने उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको कहा आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब है कि भाई संगठन
अपने बारे में कुछ उद्देश्य कुछ रखता है, अपने साथ कोई उद्देश्य रखता है, जिसमें उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको ध्यान पूर्वक रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। तो अगर बात करें तो यहाँ पर मेन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ये होते हैं 3। अगर संगठन की बात करें तो संगठन के 3 ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल, जीवित रहना, कि भाई मार्केट में किसी भी तरीके से वो जीवित रह सके। आप चाहो तो पूरे के पूरे सेंटेंस लिख सकते हो, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने तथा व्यवसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन में लाभ की अहम भूमिका होती है। अतः प्रबंध द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय पर्याप्त लाभ अर्जित करे। बच्चों, इस पे आपको ध्यान एक बात रखनी है, वो ये कि बिना लाभ के कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। जब तक लाभ नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी काम नहीं कर पाएगी। काम करने के लिए देखो, कोई भी बिजनेस को अगर आप देखते हो तो बेटा उसमें 2 चीजें उसको फेस करनी होती है। पहला, डे टू डे लाइफ के जो भी उसके खर्चे है वो, और तीसरा जो भी जोखिम उसको इन फ्यूचर हो सकता है उसको। तो इन सभी को पूरा करने के लिए उसको पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा बेटा? प्रॉफिट से आएगा। तो मानो या मत मानो, हर एक कंपनी का दूसरा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके। लास्ट में जो होता है बेटा वो होता है विकास करना, ग्रोथ करना। अब वो अगर अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश कर सकी, लाभ भी कमा सके, अब वो उसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि वो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को फैलाएगा पूरे देश में। मान के चलो कि भैया दिल्ली का एक बिजनेसमैन या लखनऊ का एक बिजनेसमैन या मुंबई का कह लो आप एक बिजनेसमैन, उसने अपने स्टेट में तो बिजनेस को बढ़ा लिया, लेकिन अब यहाँ पे वो सर्वाइव भी कर चुका है मार्केट में और प्रॉफिट भी कमाने लग गया। अब उसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा पूरे देश में अपने बिजनेस को फैलाना। ठीक, आप इसमें सारी चीजें लिख सकते हो, इसमें कोई भी चीज कट करने लायक है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य मैंने आपको कहा था कि जो बिजनेस है वो समाज के बीच में रहकर ही अपने काम को पूरा करता है बेटा। तो अगर वो समाज के बीच में रहकर अगर अपने काम को पूरा करेगा तो ऐसे में समाज के प्रति उसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना। भाई ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन को करते करते वातावरण को दूषित कर रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है, तो वहां के लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। जीवन स्तर में सुधार करना। जीवन स्तर में सुधार करने का मेरा मतलब होगा बेटा यहाँ पे कि उनको सस्ती और अच्छी वस्तुएं देना उनके उपयोग के लिए। ठीक है, आप इसको किस तरीके से लिखोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। आप यहां से लिखोगे बेटा, एक संगठन समाज में स्थापित होता है, मतलब समाज में ही रहकर काम करता है। समाज द्वारा उपलब्ध किए गए संसाधनों से ही उसे चलाया जाता है। भाई समाज ही उसको अपने संसाधन दे रहा है, मतलब जमीन दे रहा है, पानी दे रहा है। इसलिए प्रत्येक संगठन का उत्तरदायित्व बनता है कि समाज के हितों के प्रति सचेत रहे। बस यहाँ तक लिखो और आगे यहाँ पे लिखे ना। प्रबंध के मुख्य सामाजिक उद्देश्य निम्न सूची में सम्मिलित है। रोजगार अवसर प्रदान करना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। अब बात आएगी बेटा व्यक्तिगत उद्देश्य की। तो व्यक्तिगत उद्देश्य बेटा इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें आप ये लिख सकते हो कि व्यक्तिगत उद्देश्य से हमारा अभिप्राय है कर्मचारियों के संदर्भ में या कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करने वाले उद्देश्य से है। ठीक है, यहाँ पे आप कर्मचारियों को ध्यान में रखते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक संगठन विभिन्न या भिन्न प्रकृति वाले लोगों का एक समूह होता है। वही सही बात है। अलग अलग संगठन की अगर हम बात करें, अलग अलग बिजनेस की बात करें, तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग प्रकृति के लोग आपको देखने को मिलेंगे, उनका ग्रुप देखने को मिलेगा। ये लोग अपनी निम्न 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन के अंग बनते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर किसी कंपनी से जुड़ता है तो अपनी 3 आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ध्यान रखना। पहली आवश्यकता बेटा क्या है आपकी? वित्तीय आवश्यकता। कोई भी कर्मचारी बेटा सबसे पहले अपना पैसे के लिए आता है, तो लिखा है ये लोग संगठन में प्रतियोगी वेतन, मतलब सामने वाली कंपनी जो सैलरी दे रही होगी वह अन्य सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। सिंपल सी बात है भाई। तो कोई भी लोग अगर आएंगे बिजनेस में काम करने के लिए, संगठन में काम करने के लिए, तो वो चाहेंगे कि भैया जो मार्केट में जो सैलरी मिल रही है वो उनको मिले। दूसरा सामाजिक आवश्यकता, आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं बेटा। सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता में क्या हो जाता है बेटा? ये लोग चाहते हैं कि उन्हें अपने सहकर्मियों से मान्यता प्राप्त मिले। मान्यता का मतलब होता है रिस्पेक्ट मिले अपने कर्मियों से, मतलब जिनके साथ वो काम करते हैं। तो सबसे पहले बेटा पैसा आता है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा वो चाहते हैं कि ऑफिस के अंदर उनको थोड़ी सी इज्जत मिले उन लोगों से जिनके साथ वो काम करते हैं, मतलब ग्रुप से।
फिर उच्च स्तरीय आवश्यकता जो आ जाती है, जब जो इंसान दो चीजों को प्राप्त कर लेता है वो तीसरे की तरफ भागेगा। और तीसरे में बेटा लिखा हुआ है ये लोग चाहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। व्यक्तिगत विकास का मतलब है कि बेटा वो अपने काम में ना हायर लेवल पे जाना चाहते हैं। समझ रहे बात को? वो चाहते हैं कि भैया मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपर्टीज हो जाना, कि इस आदमी को इस काम में एक्सपर्टीज है। तो तीन तरीके से बेटा काम चलता है। कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी काम करने जाओगे तो सबसे पहले आप बेटा पैसा देखोगे कि सैलरी आपको अच्छी मिले इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंपनीज। दूसरा, आप चाहोगे सामाजिक आवश्यकता, कि आपके जो साथ में जो काम करने वाले जो समाज है वहां से आपको रिस्पेक्ट मिले। दूसरा पॉइंट आ जाता है बेटा उच्च स्तरीय मिला, और फिर आप अपने काम में एक्सपर्टीज चाहते हो। तो ये तीन चीजें बेटा आप एक व्यक्तिगत उद्देश्य में ला सकते हो। लास्ट जो पॉइंट है बेटा आज का हमारा, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है बेटा, वो है पॉइंट आज का प्रबंध का महत्व। भाई प्रबंध करना क्यों जरूरी है? देखो सिंपल सा एक पॉइंट है, अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, अगर आपको अपना काम कंप्लीट करवाना है तो भैया आपको प्रबंध तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रबंध के अंदर ही ये सारी चीजें की जाती है। तो अगेन वो डायग्राम अगर मैं आपके सामने लेकर आऊं दोबारा से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप मोबाइल बनाना चाहते हो तो भाई आपको प्रबंध तो चाहिए होगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि लोगों का समूह मिलकर काम करता है, और लोग अगर बिना इन सब चीजों के काम करेंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे और उत्पादन नहीं हो पाएगा बेटा। तो पहला पॉइंट है प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। प्रबंध से बेटा डिसिप्लिन आ जाता है लोगों के बीच में, ताकि वो एक दूसरे को क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं वो। तो प्रबंध सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इसका उद्देश्य प्रधान क्रिया होना है। प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि भाई वो उद्देश्य के लिए काम करता है, उसके पास कोई ना कोई उद्देश्य होता है। एक प्रबंधक उद्देश्य की प्राप्ति सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों का सही निर्देशन करके होता है। जैसे भी मैंने डायग्राम में आपको बताया था, भाई मोबाइल बनाना है, ये क्या है? उद्देश्य है। अब भाई जितने भी व्यक्ति काम करेंगे उनके सभी जो प्रयत्न जो प्रयास कर रहे हैं उनको सही निर्देशन देना है, सही डायरेक्शन देनी है कि भैया आपको मोबाइल की तरफ काम करना है। आप बाहर जाके आप खाना खाने मत बैठ जाना, टाइम से आओ और टाइम से काम करो ताकि आपका मोबाइल बन सके। तो जो भी वो डायरेक्शन, जो भी वो काम करते हैं लोग, उनको सही डायरेक्शन देना। जैसे लिखा गया है प्रबंध सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तो सामूहिक उद्देश्य हो जाता है, एक आदमी का उद्देश्य नहीं है बेटा मोबाइल बनाना। 5 लोग अगर लगे हैं तो 5 का काम क्या है? मोबाइल बनाना। तो 5 का उद्देश्य है ये, तो उन सभी को एक रूप आप प्राप्त दे देते हो, दिशा दे देते हो। प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। कुशलता से मेरा मतलब क्या होता है बेटा कि आप कम पैसों में आप उस चीज को प्राप्त कर लेते हो। एक प्रबंधक सभी संसाधनों का कुशलता उपयोग करके कुशलता में वृद्धि करता है। प्रबंध में देखो कुशलता कैसे मिलती है, कम कीमत में बेटा किस तरीके से आप प्रोडक्शन करते हो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो बेटा, प्रबंध के अंदर आप पहले से ही सारी चीजें डिसाइड करते हो, किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो आपने क्या किया, आपने जब पहले ही सबकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार, आपने सारी चीज जो पहले से डिसाइड कर दी, तो ऐसे में काम की वेस्टेज नहीं हो पाती। ध्यान रखना बेटा, ऐसे में काम की वेस्टेज नहीं होगी, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी, संसाधनों की वेस्टेज नहीं होगी। तो जब इन सब की वेस्टेज नहीं होती तो ऐसे में काम कम कीमत में पूरा हो जाता है। प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। गतिशील का मतलब होता है बेटा डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है एक ऐसा वातावरण जो बदलता रहता है। प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है। बदलते वातावरण का सामना करने के लिए संगठन में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। भाई देखो जितने ज्यादा वातावरण बदलेगा, वातावरण का मतलब होता है बिजनेस के बाहर का माहौल या अंदर का माहौल, ठीक है। अब वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि वातावरण का मतलब था क्या। तो जैसे जैसे वातावरण बदलेगा वैसे वैसे आपको संगठन के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन प्राय ये देखा जाता है कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। एग्जाम्पल मैंने शायद आपको पहले भी दिया होगा कि जब मैन पावर हटा के जब कंप्यूटर को लेके आया गया तब वहां पे जो लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया। प्रबंधक परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारियों को परिचित कराकर उनके द्वारा किया गया विरोध उनको समाप्त कर देता है। प्रबंध एक ऐसी चीज है जहां पे आप लोगों के साथ बातचीत करते हो, क्योंकि जब आप लोगों को ये बताते हो कि भैया काम क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो वहां पे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो।
तो ऐसे में जब आपको चेंजेस लाने होंगे तब भी आप लोगों से बातचीत कर सकते हो, तब भी आप लोगों को बता सकते हो कि देखो हम ये चेंजेस लेके आ रहे हो जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आधे से ज्यादा काम मशीन कर देगी, आपको सिर्फ आराम से उसको बैठ के चलाना है। तो ये सिर्फ प्रबंध में ही पॉसिबल है। अगर आप प्रबंध नहीं करोगे इन सब चीजों का, प्रबंध में कम्युनिकेशन भी सम्मिलित है, जब बातचीत नहीं करोगे तो ऐसे में क्या होगा कि सभी जो कर्मचारी है वो अपने आप को देखते हैं कि भैया हम तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, पैसा कम मिलते हैं। तो ऐसे में अपने मन में जो प्रबंधक है या जो मालिक है उसके प्रति अपने मन में वो हीन भावना जगा लेते हैं कि भैया वो तो हमारा शोषण करते हैं, पैसे सैलरी देते हैं कम, काम करवाते हैं ज्यादा। तो प्रबंध के जरिए आप बातचीत कर पाते हो, आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, क्योंकि जब आप काम बताने जाओगे, जब आप उसका अधिकार बताने जाओगे तो ऐसी कंडीशन में बेटा बातचीत होगी। और जब एक प्रबंधक अपने एम्प्लॉयज से बात करेगा तो वो होने वाले चेंजेस के बारे में भी बात करेगा और उससे होने वाले लाभ को समझाएगा, जिससे चेंजेस को एक्सेप्ट करना कर्मचारियों के लिए आसान हो जाएगा। प्रत्येक प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। तो बेटा देखो इसके अंदर क्या लिखा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा वो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कौन सी लाइनें लिखनी है। प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में उचित पारिश्रमिक मतलब सैलरी, लाभ में हिस्सा हो सकता है कि उसने भैया पार्टनरशिप में आ गया हो, बाद में प्रबंध में भागीदारी मतलब कि बिजनेस में क्या क्या चेंजेस करने हैं, पदोन्नति, प्रमोशन आदि प्राप्त करना चाहता है। भाई प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्य जो होते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब हमारे ये 3 उद्देश्य, तो तीनों उद्देश्य में वो क्या क्या चाहिए उसको सैलरी भी चाहिए, उसको लाभ में हिस्सा भी चाहिए, बोनस कह लो आप उसे, प्रबंध में भागीदारी भी चाहिए कि अगर कोई चेंजेस होते तो भैया हमसे तो पूछो कम से कम, राइट। पदोन्नति चाहिए भाई, प्रमोशन भी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसको चाहिए, लेकिन ये सभी उद्देश्य वो तभी पूरा कर सकता है जब वो अपनी पूरी क्षमता से काम करे। भाई बात तो सही है। वो ये सारी चीजें कब व्यक्तिगत उद्देश्य है वो कब प्राप्त करेगा, जब वो अपनी पूरी क्षमता से काम करे बिजनेस के लिए, संगठन के लिए। तो प्रबंधक का कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना बेटा ये मोटिव होता है, ध्यान रखना। एक प्रबंधक का काम व्यक्तियों को मोटिव करना होता है, मोटिवेट करना होता है कि भैया आप काम करोगे, आप अगर आप संगठन का अगर आप लक्ष्य अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपके लक्ष्य अपने आप अचीव हो जाएंगे। तो बच्चे आप इसके अंदर यहां तक आंसर लिखोगे, देन उसके बाद जो आंसर लिखोगे वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और वही लिखना। इसके आगे लिखोगे प्रबंध के जरिए प्रबंधक कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, ताकि वे अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त कर सके। बेटा ये आंसर लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। लास्ट पॉइंट बेटा हमारा प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। भाई एक बात बताओ, अभी हमने सामाजिक उद्देश्य पढ़ा था तो इसमें ये 3 पॉइंट थे, तो अगर इनका विकास हुआ तो मतलब समाज का विकास हुआ। क्या लिखा है देखो, प्रबंध के समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। प्रबंधक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये उत्तरदायित्व है रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हुआ है। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। जैसे जैसे बेटा चैप्टर कंप्लीट होंगे और फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा साथ में, और उसके बाद टेस्ट भी होगा आपका। क्योंकि देखो यूट्यूब पे पढ़ाना एक अलग चीज है, और क्योंकि आपने पेमेंट करी है, आपने फीस दी है, तो बेटा इसके लिए आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा क्वेश्चंस तो मैं आपको कराऊंगा, साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जिसके बाद आपका टेस्ट हुआ करेगा। टेस्ट मैं आपको दूंगा बेटा ऑनलाइन, आपको वो सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा आपको ईमानदारी दिखानी है कि आपको नकल नहीं मारनी, क्योंकि देखो अगर आप अपनी तरफ से आंसर लिखोगे और फिर मुझे आप सेंड करोगे तो मैं वहां पे आपकी गलती बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप नकल मार के करोगे तो सॉरी बेटा, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इवन
नेक्स्ट वीडियो में भी यहाँ तक प्रबंध के महत्व तक आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, उनका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे या आप मुझे मेल कर सकते हो अपने नाम के साथ, अपने शहर के साथ, जो भी आपकी सिटी है। फिर मैं आपको उसको चेक करके मैं आपको दोबारा सेंड करूंगा और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कमी क्या थी और क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो। कॉल पे बात हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है बेटा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बेटा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे बेटा, वो कवर करेंगे अपना प्रबंध विज्ञान कला एवं पेशे के रूप में। अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा। इसके जस्ट बाद हम बेटा आगे जो हम करेंगे, हम इसी के जस्ट बाद बेटा करेंगे प्रबंध के स्तर एवं कार्य। ये 2 टॉपिक हमारे पूरे होंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद फिर इनके भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेटा व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे बेटा कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कभी कभी बेटा मेरा नंबर बंद आ सकता है, वो तभी बंद आएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा। जब मेरी वीडियो बनती है तभी मेरा नंबर बंद आता है, तो उसमें आपको ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है, या मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, देन फिर आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बाकी के 2 टॉपिक को कवर करेंगे बेटा।